हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जया कॉमर्स क्लासेस। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। और हमने अपने लास्ट 2 क्लासेस में इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे रेलेवेंट इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने सब कवर किए थे, और जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आज की क्लास में हम खत्म कर लेंगे और हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। राइट, तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जो भी इस चैनल पे नया आया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ऐसी कौन कौन सी पार्टीज हैं जिसे अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। राइट, तो देखिए आपके 2 टाइप्स की पार्टीज होती हैं। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एक तो इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल पार्टीज होती हैं वो कैसी होती है, हमारे बिजनेस के अंदर की, जो हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी डायरेक्टली हेल्प करती है। और जो बाहर की पार्टी होती है बिजनेस के बाहर की, वो होती है एक्सटर्नल पार्टीज, जो हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली अलग अलग तरीके से। तो देखेंगे हमारे पास ऐसी कौन कौन सी पार्टीज हैं जो हमें इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को, और जिन्हें नीड पड़ती है हमारे अकाउंटिंग की, और जो बहुत एक रेलेवेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल यूजर्स में कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज ओनर्स, सेकंड इज मैनेजमेंट। एक्सटर्नल कौन सी पार्टीज होती है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं जिनका हमारी जो बिजनेस की अकाउंटिंग है वो हेल्पफुल होती है जिनके लिए। राइट, फर्स्ट वन इज पोटेंशियल इन्वेस्टर, सेकंड इज क्रेडिटर्स, थर्ड इज लेंडर्स, फोर्थ इज एम्प्लॉयज एंड अदर इज गवर्नमेंट एक्सेट्रा। मतलब कि ये सारी पार्टीज हैं जिन्हें हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। वो हम देखेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से इन पार्टीज को हमारी अकाउंटिंग की, जो हमारी बिजनेस एंटरप्राइज है उसमें अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं। इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस सच एज ओनर्स एंड मैनेजमेंट। मतलब कि जिनका पूरा का पूरा डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है हमारे बिजनेस के अंदर, वो पूरा का पूरा रोल प्ले करते हैं, सारे के सारे काम करते हैं, सारी मैनेजमेंट में उनका पूरा का पूरा रोल रहता है। तो वो क्या हो गए, हमारे इंटरनल यूजर्स हो गए। इसके अंदर पहला है हमारा ऑनर्स। ऑनर्स कौन से होते हैं, ऑनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस। ऑनर्स हमारे बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि वो क्या है, हमारी कंपनी के मालिक जो हमारी कंपनी को चला रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है। एज सच वॉन्ट टू नो, वो क्या जानना चाहते हैं, अगर आने वाले टाइम में जो हमारे ऑनर्स हैं और ज़्यादा पैसा लगाकर हमारी जो इक्विटी है, हमारी जो कंपनी के शेयर्स हैं वो खरीद कर और ज़्यादा अपना जो कैपिटल है इन्वेस्ट करके और ज़्यादा अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं, हमारी कंपनी में इंक्रीज करना चाहते हैं एक लेवल से, तो उन्हें क्या क्या जानने की नीड होती है, उस वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग से ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है उन्हें। तो वो कौन कौन सी ऐसी नीड है जो अकाउंटिंग से हमारे जो ऑनर्स हैं वो फुलफिल करेंगे। राइट, फर्स्ट वन इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा जो बिजनेस है कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हमारा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर। अब देखिए, एक मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनीज होती हैं, उन सब की क्या होती है, गुडविल होती है कि उसकी क्या इमेज है मार्केट के अंदर एक कंपनी की, उसका क्या रोल है, वो कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, अपने कस्टमर को बनाए रखता है, पोटेंशियल कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये सब क्या है, एक जो पोटेंशियल कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीका है, एक फाइनेंशियल पोजीशन ही होती है कंपनी की जो उसकी हेल्प करती है। कैसे, मान लीजिए 2 कंपनीज है, उसमें से एक ज्यादा फेमस है और एक कम फेमस है। कैसे, उनकी एक इमेज के थ्रू कि वो क्या गुडविल है, उनकी क्या इमेज है मार्केट के अंदर। तो अगर उसकी गुडविल दिन ब दिन बढ़ती जाएगी तो उसका प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, तो जो ऑनर्स है वो उन्हें अच्छा लगेगा कि हम एक अच्छी कंपनी में सिक्योर फील करेंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी हुई है इस कंपनी में, वो हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इससे उन्हें क्या नीड पड़ सकती है, अकाउंटिंग की नीड पड़ती है,
जो ये सब कुछ शो करती है, उन्हें दिखाती है कि उसकी कंपनी की क्या गुडविल है, क्या पोजीशन है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है एक बिजनेस की मार्केट के अंदर, राइट। सेकेंड इज वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये सब किससे पता चलेगा, अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। और ऑनर्स को इन सब की क्या होती है, नीड पड़ती है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, कम करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये सब ऑनर्स का हक होता है कि वो डिसीजंस लेंगे। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए उन्हें अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। थर्ड इज रीजन फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ प्रॉफिट, मतलब कि क्या रीजन है कि वो प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, क्या वो सही एक्टिविटी कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, क्या प्रॉफिट डिक्रीज तो नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या वो कंपनी उस प्रॉफिट की जो कमी हो रही है उसको ठीक करने के लिए कुछ कर रही है। तो ये सब कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगी, जो एक ओनर्स को अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड फ्लोटिंग एसेट ऑफ द बिजनेस, मतलब कि फिक्स्ड एसेट क्या की वैल्यू है, मतलब कि जो उनकी फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, एक कंपनी के पास कितना है, समय आने पर क्या उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे अगर उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। फ्लोटिंग एसेट क्या होती है, जो मतलब कि चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। लैंड है वो फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी। स्टॉक होता है, वो कैसा होता है, लैंड की वैल्यू इंक्रीज या कम हो सकती है लेकिन लैंड कम या ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और फ्लोटिंग एसेट क्या होती है, फ्लोटिंग एसेट स्टॉक है, आज हमारे पास इतना है, उसमें से हमने कुछ सेल कर दिया, बाहर चला गया हमारे बिजनेस से, तो जो हमारी फ्लोटिंग एसेट है, मतलब जो स्टॉक है, वो कम भी हो सकता है और वो बढ़ भी सकता है, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कैसे अकाउंटिंग की नीड पड़ती है, अब हम ये देखेंगे। मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो क्या काम रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। मैनेजमेंट सारा का सारा जो मैनेजमेंट होता है अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करेगी, वो सारा का सारा कौन करता है, वो मैनेजमेंट करता है। जो पूरा का पूरा रोल रहता है एक कंपनी के अंदर, वो सारा का सारा ओवरऑल मैनेजमेंट का रहता है कि कैसे वो कंपनी के बिजनेस को रन कराएगी, कैसे वो सारा का सारा काम करेगी, किस तरीके से मैनेज करेगी हर डिपार्टमेंट को जो कंपनी के अंदर है, सेल, परचेज, वेजेस, जो पेरोल का डिपार्टमेंट होता है कि कैसे अपने इंप्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करती है। तो ये सारा का सारा जो काम है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन का, सारे के सारे डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट करना, वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एक मैनेजमेंट ही तो है जो इन सब का रोल प्ले कर रही है। तो उसको एक कंपनी की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन मिलती है कि सारा का सारा जो रोल है वो सारा का सारा किसका रहता है, मैनेजमेंट का रहता है। और उसके लिए उन्हें अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। अकाउंटिंग उन्हें बताती है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना स्टॉक पड़ा है, कितना हमने सेल कर दिया, कितनी हमें और नीड है। तो ये सब अपना मैनेजमेंट करने के लिए अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। देयर नीड्स आर मेड बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पब्लिश रिपोर्ट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज सच एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कि जो हम अपने अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, जो हमें बताएगा हमारे बिजनेस का क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की। कैश फ्लो कि कितना कैश जा रहा है कंपनी से, कितना आ रहा है, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन सबको मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। तो ये सब अकाउंट्स जो अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन होते हैं उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो राइट डिसीजंस ले सके, राइट। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, profitability of each product, reason for the increase and decrease in the sales and profits etc। तो मतलब कि क्या कॉस्ट हो रहा है, प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट पड़ रही है हमें, उसकी क्या, हर एक प्रोडक्ट, जितने भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी हर एक की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या रीजन है कि वो हम इंक्रीज कर लें या डिक्रीज कर ले सेल या प्रॉफिट्स को। ये सब कुछ हमें क्या बताता है, अकाउंटिंग ही बताती है। मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू दिस अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स, मतलब कि जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सटर्नल यूजर्स को प्रोवाइड नहीं कराई जाती। जैसे कि हमारे अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है टोटल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक मैनेजमेंट को पता होता है कि हमारा टोटल प्रॉफिट इतना है, राइट। जब टोटल प्रॉफिट उन्हें पता चलता है तो वो अगर दिखाना चाह रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उसी के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, तो वो इतना दिखा सकती है। लेकिन एक कंपनी, ये उसे फोर्स नहीं किया जाता कि वो
अपने प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट से उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड प्रोडक्ट से उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो रिवील करे। तो जो अनपब्लिश रिपोर्ट होती है, जो एक कंपनी को पब्लिश नहीं करनी होती, तो ये सारी की सारी उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, एक मैनेजमेंट ऑनर्स को जो कि वो एक्सेस कर सकते हैं, उनके पास राइट होता है कि जो अनपब्लिश रिपोर्ट है वो उसे देख सके और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उसके बेसिस पे ले सकें, राइट। सो द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजर्स। उन्हें किस तरीके से एक अकाउंटिंग की नीड पड़ती है, राइट। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस बट are not a part of the management are called external users of accounting information। मतलब कि वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी के बाहर होते हैं लेकिन उनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है हमारी कंपनी के अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। They don't have access to unpublished report and hence make use of external or published reports such as profit and loss account, balance sheet and cash flow etc। मतलब कि जो पब्लिश रिपोर्ट्स होती हैं, जो हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कि हमारी कंपनी को टोटल इतना प्रॉफिट हुआ, हमारी जो कंपनी की वैल्यू है वो इतनी है, हमारी गुडविल इतनी है, हमारी क्या इमेज है बैलेंस शीट की, हमारी टोटल इतनी एसेट है, हमारी इतनी लायबिलिटी बन रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब जो पब्लिश कर दिया है उनके पास राइट होता है कि वो देख सकते हैं। लेकिन जो अनपब्लिश रिपोर्ट होती है वो उनके पास राइट नहीं होता कि वो देख सकें, क्योंकि वो एक कंपनी की क्या है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू वो ग्रो करते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं हर एक कंपनी को वो ले सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरनल यूजर्स होते हैं वो उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बाकी सारे जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनके लिए ये जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिश की जाती है वो रेलेवेंट होती है कि वो उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सके अगर उनका कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट है तो, राइट। उसके अंदर जो पार्टीज होती हैं एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर, सबसे पहले होती है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मतलब कि पोटेंशियल जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि वो इन्वेस्टर जिनकी जो फ्यूचर में हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी नहीं किया है लेकिन कर सकते हैं, तो वो अकाउंटिंग देख के, प्रॉफिटेबिलिटी देख के कि ये कंपनी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ सालों से, तो वो इन सबको देख के क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करते सकती है फ्यूचर में। सेकंड इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, जो हमें सप्लाई करते हैं, हमारे माल देते हैं, मतलब कि हम माल किसे बोलते हैं, जो हमारे जो रॉ मटेरियल होता है। अगर हम कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं गुड्स को, जो हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो लेकिन क्रेडिट पे, उधार पे, तो वो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट को देख के क्रेडिटर हम पे विश्वास कर सकते हैं कि समय आने पर हम उन्हें पैसा लौटा देंगे, राइट। लेंडर्स जो हमें पैसा देते हैं उधार पे। एम्प्लॉयज मतलब कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो अभी काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, लेकिन ऐसे बहुत सारे पीपल हैं जो अगर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है और जो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं तो उन्हें नए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है, जो बाहर के लोग हैं जो कंपनी की तरफ इंटरेस्ट दिखाएंगे अपना, जो यूथ है वो कैसे दिखाएगी, हमारे अकाउंटिंग को देख के कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, इसकी नेटवर्थ क्या है, इसका उसके कंपनी के अंदर कितना टोटल पैसा लगा हुआ है, क्या ये प्रॉफिट कमा रही है, क्या हमें टाइम पे सैलरी दे देगी, क्या ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, तो वो इन अकाउंटिंग के बेसिस पे ही डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कैसे कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनी हमारे जो कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है तो वो बहुत सारे उन्हें क्या देती है, रिलीफ भी दे देती है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी निकालती है जो कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग के थ्रू ही ये सब जो पार्टीज है जिनका इंटरेस्ट होता है हमारी कंपनी के अंदर वो डिसीजंस ले सकती हैं। तो इस तरीके से ये जो पार्टीज है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, बाहर हो ऑर्गेनाइजेशन के, जो जिनका हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो इन अकाउंटिंग के बेसिस पे डिसीजंस ले सकती है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सी पार्टीज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल जिनका हमारे कंपनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है, पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो भी वो उन्हें डिसीजंस लेना होता है वो हमारी अकाउंटिंग के बेसिस पर ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया हमारा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में
सबसे पहले हम चार्ट के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हमारी अकाउंटिंग के हैं, राइट। और उसके बाद हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिपोर्ट। हमारी जो अकाउंटिंग है हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देती है। सेकंड इज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देती है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि क्या इमेज है एक कंपनी की, राइट। एनेबल कंपैरेटिव स्टडी, बहुत अकाउंटिंग कंपैरेटिव स्टडी भी देती है और किस तरीके से देती है अभी हम डिस्कस करेंगे। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये सब पॉइंट्स है जो हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग को। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि मैनेजमेंट में मैनेज करने के लिए बिजनेस में हमारी अकाउंटिंग कैसे बेनिफिशियल होती है, हेल्पफुल होती है। मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग व्हिच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग, मतलब कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, तो उन्हें किस चीज की नीड पड़ती है, अकाउंटिंग की नीड पड़ती है। तो अकाउंट हमें ऐसा इतनी सारी इंफॉर्मेशन डाटा प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। तो वो हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए बिजनेस के। और वो किसके कौन कौन से तरीके के जो है हमारे डिसीजंस होते हैं। हेल्पफुल इन प्लानिंग में कि क्या हमें और ज्यादा ग्रो करने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग करनी है, क्या हमें कोई और डिपार्टमेंट लेके आना है, किस तरीके के नए प्रोडक्ट लेके आने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं हमारे पुराने प्रोडक्ट में, कौन कौन से नए फीचर्स लेके आने हैं। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, और किस तरीके से हमने डिसीजन लेना है और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है, प्लान करना है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग में, मतलब कि किस तरीके से किस किस फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। तो ये सब के सारे जो डिसीजंस है बिजनेस के अंदर एक मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, राइट। So the second is provides complete and systematic report। जो अकाउंटिंग है वो हमें complete और एक systematic तरीके से रिपोर्ट देता है कि हमारी कब किस टाइम पे किस डेट को और कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है, राइट। तो सिस्टमैटिक तरीके से हमें फॉर्मेट में सारा का सारी इंफॉर्मेशन डाटा प्रोवाइड करता है। Business transactions have grown in size and complexity and it is not possible to remember each and every transaction। मतलब कि बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, बिजनेस इतना ज्यादा बड़े लेवल पे किया जाने लग गया है कि हर एक ट्रांजेक्शन को याद रखना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो इतना अच्छे तरीके से हमें रिकॉर्ड करके मेंटेन करके डाटा इंफॉर्मेशन देती है कि हमें जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उससे ले सकते हैं, राइट। Accounting keeps a prompt and systematic record of all the transactions and summarize them in order to provide a true picture of the activities of the business entity। मतलब कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के सारी के सारे ट्रांजेक्शन का समराइज करके हमें देता है ट्रू पिक्चर कि हमारी एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। तो इस तरीके से अकाउंटिंग जो है हमें सारी की सारी डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है अकाउंटिंग के अंदर वो हमें क्या दिखाता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारा कितना लॉस हुआ है। तो ये सब क्या है, हमें बताना अकाउंटिंग के थ्रू कि हमारा बिजनेस कितना अर्न कर रहा है और आने वाले टाइम में हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हमें इतना अर्न करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तो ये सब रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, राइट। फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग के थ्रू जो हमारा अकाउंटिंग में अकाउंट बनता है। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, बैलेंस शीट के थ्रू। तो हम अपने अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब कि उसके अंदर हमें शो करता है बैलेंस शीट के अंदर कि हमारी एसेट कितनी और लायबिलिटी। एसेट मतलब हमारे पास कितना सब कुछ मौजूद है एक बिजनेस को चलाने के लिए, कौन कौन सी एसेट है, कैश, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, और लायबिलिटी जितना हमने बाहर देना है उसमें से। तो ये सब हमें क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है हमारे बिजनेस की, जो कि हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है, राइट। फिफ्थ वन इज एनेबल कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, अब देखिए कि हर
ईयर अकाउंटिंग बनती है। अकाउंटिंग के अंदर सारे के सारे अकाउंट्स बनते हैं और उसके अंदर हमें पता चलता है कि हर ईयर का प्रॉफिट कितना था, हमारे को लॉस तो नहीं हुआ, कितना हम ग्रो कर रहे हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं ईयर टू ईयर, इस ईयर के अकाउंट के जो दूसरे ईयर के अकाउंट है उससे कंपेयर करते हैं कि हम कितना ज्यादा ऊपर गए, मतलब कि इंक्रीज हुए हैं, कहीं हम नीचे तो नहीं गए। तो ये सारा का सारा क्या है, अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें पता चलता है। बाय कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अकाउंटिंग हेल्प्स ओनर्स टू कंपेयर वन ईयर कोस्ट एक्सपेंसेस सेल्स एंड प्रॉफिट एटसेट्रा विद दोज ऑफ द अदर ईयर। मतलब कि सारे के सारे कोस्ट जो एक्सपेंसेस हैं, सेल्स हैं, प्रॉफिट है, एक ईयर के दूसरे ईयर से कंपेयर करते हैं। राइट, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ अ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे, कि मतलब कि हमने कितनी लायबिलिटी देनी है, एज अ टैक्स हमने कितना देना है गवर्नमेंट को। तो सारी अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग के अंदर पता लगता है कि हमारी कितनी इनकम है, हमारा कितना लॉस तो नहीं हुआ, जो हमारी इनकम होती है उसी के ऊपर हम टैक्स देते हैं। तो ये जो टैक्स की असेसमेंट है उसको पता लगाना है, तो हमारी अकाउंटिंग इस तरीके से हेल्प करती है। राइट, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में कैसे एविडेंस मिलेगा, अब आप खुद देखिए कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, किसी कंपनी का कोई केस चल रहा है, तो हमारे पास सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, उसमें सारा का सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन कब हुई है। तो अकाउंटिंग के थ्रू ये सब हमें पता चलता है और हम इसको एज अ एविडेंस कोर्ट में भी दिखा सकते हैं कि हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्ड है कि कब कितनी ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट की किस डेट को हुई है। तो हम अकाउंटिंग को एज अ प्रूफ एविडेंस भी लीगल मैटर्स में रख सकते हैं। राइट, properly maintained accounts supported by the authenticated documents are accepted by the court as a firm's evidence। एज अ फर्म एविडेंस भी रख सकते हैं, एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट के थ्रू। और सबसे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फैसिलिटेटेड सेल ऑफ अ बिजनेस। ये और पॉइंट्स हैं जो हमारे एडवांटेजेस में इंक्लूड हो सकते हैं। कैसे, हमारा जो अकाउंट है, अकाउंटिंग है, जो सेल है बिजनेस की उसमें फैसिलिटेट करता है। जितनी भी हमारी सेल्स हुई हैं और उसको ग्रो करने के लिए अकाउंटिंग क्या होता है, वो सारा का सारा शो करता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन से डीलर्स ने कितना कितना सारा लिया है, हमने किसको किसको सेल किया है, सारा का सारा हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड दिखाते हैं। तो और भी जितने भी हैं हमारे जो बिजनेस एंटरप्राइज है हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें क्या करते हैं, हम और ज्यादा अपने जो सेल है वो इंक्रीज कर सकते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, मतलब कि लोन ले सकते हैं हम अपने अकाउंट दिखाकर कि हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हैं, हम समय आने पर आपको लोन वापस कर देंगे, अभी हमें लोन चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कि हम लोन ले सकें। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, मतलब कि पार्टनरशिप के लिए भी हेल्पफुल होती है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स एक्सेट्रा, मतलब कि एरर्स मतलब गलतियां, और जो फ्रॉड हो रही हैं उससे बचने के लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जब हमारी अकाउंटिंग में एज अ प्रूफ सब कुछ है कि इस डेट को इतनी ट्रांजेक्शन हुई है, कौन कौन सी किसके साथ कितने अमाउंट की कितने क्वांटिटी की सारी इंफॉर्मेशन जब अवेलेबल होती है तो हम अकाउंटिंग के थ्रू जान सकते हैं और कोई भी फ्रॉड होने से बच सकते हैं। तो अकाउंटिंग इन सब चीजों में ऐसे हमें फायदा पहुंचाती है, बेनिफिट्स देती है। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग के क्या है, बेनिफिट्स होते हैं, जिसको हमने वन बाय वन देखा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कि कैसे कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हैं, सबसे पहले वो देखते हैं पॉइंट्स के थ्रू, एंड देन एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखेंगे ताकि अच्छे से क्लैरिटी मिले। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां, कि अकाउंटिंग में कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं। अगर हम लिमिटेशंस देखते हैं अकाउंटिंग की तो उन कमियों को दूर करके हम क्या करते हैं, हमें और ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। हम इन चीजों को ध्यान में रखकर, लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर अगर अकाउंटिंग का यूज करेंगे तो कभी भी ये लिमिटेशंस हमें परेशान नहीं करती है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। Second is based on accounting concept and convention, complete information, omission of qualitative information, window dressing, and the last is based on historical post etc. मतलब कि historical post मतलब कि पुरानी पोस्ट पे बेस्ड होना। राइट, तो हम अब वन बाय वन देखते हैं। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, सबसे पहले तो ये लिमिटेशन है कि जो भी अकाउंट बना रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसकी खुद की भी क्या होती है, पर्सनल जजमेंट होती है। कभी कभी उससे इन्फ्लुएंस होके हमारी जो अकाउंटिंग है वो गलत भी हो सकती है। अकाउंटिंग इज येट एन एग्जैक्ट साइंस एंड अकाउंटेंट
हैज टू एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेरियस आइटम। मतलब कि माना कि अकाउंटिंग एक साइंस है, कैसे कि उसके खुद के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करता है। लेकिन अकाउंटेंट को कभी कभी क्या करना पड़ता है, अपनी पर्सनल जजमेंट भी लगानी पड़ती है उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी आइटम से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट विद अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड एक्चुअल यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। मतलब कि एक एसेट होती है, मान लीजिए फर्नीचर है, तो आपको पता है कि ये फर्नीचर कब तक चलेगा, हम अपने मेथड्स के थ्रू ये पता तो लगा सकते हैं कि ये 10 ईयर तक चल जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रोडिक्शंस ऐसी होती है कि वो हम उसे लगानी पड़ती है एक मशीनरी की क्वालिटी को देख के कि ये इतने टाइम तक नहीं चलेगी। तो वो क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि वैल्यू में गिरावट आना, कमी आना, कि हर साल इतनी इतनी वैल्यू घटती जा रही है। आप अपने घर में भी कोई फर्नीचर लेते हैं तो वो पुराना होता जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। वैसे ही बिजनेसेस में बहुत सारी एसेट यूज की जाती है जिसकी वैल्यू कम होती जाती है टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर कभी कभी जो अकाउंटेंट होता है वो उससे प्रिडिक्शन करनी पड़ती है, तो वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है इससे कि जो हमने प्रिडिक्शन करी और जो हमने निकाला है मेथड्स के थ्रू, तो वो क्या होता है, आपस में मैच नहीं करता, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होती है, अकाउंटिंग बनती है। देखिए, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हैंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक। मतलब कि कभी कभी जो प्रॉफिटेबिलिटी निकाली जाती है अकाउंट्स के थ्रू, तो वो क्या होती है, रियल नहीं होती है, रियलिस्टिक होती है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन होते हैं जो आपकी जो रियल जो वैल्यू होती है उसको इफेक्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब कि जितने की आपने परचेज करी, जो उसकी कॉस्ट पड़ी आपको उस एसेट को परचेज करने की, वो आपने अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट में शो कर दे कि हमने इतने की परचेज की, मतलब कि इस एसेट की वैल्यू इतनी है। लेकिन जो फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू है, अब मान लीजिए आपने आज इतने की खरीदी और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, जो मार्केट वैल्यू है ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं किए गए। अपने हिस्टोरिकल के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बेसिस पे ही हमने उसकी जो वैल्यू है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दी। तो जो वैल्यू थी जो हमें मिली, अगर हम उसको सेल करते हैं, रियलाइज्ड वैल्यू ऑन द सेल मे बी मोर और लेस देन द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। मतलब कि वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है मार्केट वैल्यू। जो मार्केट में वैल्यू होगी, अगर हमने उस एसेट को सेल करना है वही तो मिलेगी, चाहे वो ज्यादा हो या फिर कम हो। तो इससे क्या होता है, लेकिन जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू थी वो कुछ और थी, जिसपे हमने उसको क्या किया था, परचेज किया था। हिस्टोरिकल वैल्यू, पुरानी वैल्यू जो मार्केट में पहले थी, जितने की हमने परचेज की वो लिखी। तो फिर इससे क्या होता है, हमें रियल वैल्यू जो है उसकी नहीं पता चलती। तो इससे क्या होता है, हमारे जो अकाउंट होते हैं वो इफेक्ट होता है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि जो चेंजेस आए हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही शो करें, दिखाएं, या किस तरीके से हम उसको इस तरीके से हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें ताकि वो जो वैल्यू है हमारे अकाउंटिंग को जो है इफेक्ट ना करे, डाटा या इंफॉर्मेशन को, और हमें एक्यूरेट डाटा मिले, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन। मतलब कि आपको खुद पता है कि जब बिजनेस जो है हमारा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर तभी बताता है कि हमारा टोटल पूरे ईयर में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो हमारी जो अकाउंटिंग है एट द एंड बताती है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमें मिडल में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, लॉस अर्न करेंगे, तो हमें अकाउंटिंग से नई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर हमें मिडिल ऑफ द ईयर कभी भी मैनेजमेंट को कोई इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चाहिए हो तो, राइट। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्वार्टरली और जो मंथली है उसके बेसिस पे भी कुछ ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाले ताकि वो हेल्पफुल हो मैनेजमेंट के लिए भी। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब कि ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब कि अकाउंट्स में
हम वो इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, वो ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होती है। कोई स्ट्राइक होगी, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के लिए कि किस रीजन की वजह से एम्प्लॉय गया, उसे क्या अच्छा नहीं लग रहा, कोई स्ट्राइक हुई है तो किस रीजन की वजह से हुई है, इससे हमारी कंपनी को इफेक्ट तो हुआ, लेकिन ये कोई मॉनेटरी टर्म में नहीं हम एक्सप्रेस कर सकते, तो हम ये इंक्लूड नहीं करते अपने अकाउंट में, लेकिन हमारा बिजनेस इससे इफेक्ट हुआ, तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हो गया कि हम ये सब अपनी ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कोर्स। हिस्टोरिकल कोर्स पे देखिए, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ हिस्टोरिकल कोर्स, द ओरिजिनल कोर्स जिसपे हमने एसेट परचेज करी है, वो जो ओरिजिनल कोर्स थी, पुरानी हिस्टोरिकल कोर्स थी, अब जो मार्केट में उससे नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल बेसिस पे हम अपने जो अकाउंटिंग करते हैं वो वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं। एज सच द फिगर गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल, मतलब कि जो प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहे हैं वो सब शो नहीं करते। एंड द एसेट रिमेन अंडर वैल्यू इन मेनी केसेस, पर्टिकुलरली लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब कि जो लैंड होती है उसकी जो वैल्यू है दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आपको भी पता है कि अगर आप कोई लैंड परचेज करते हैं तो आज उसकी ये वैल्यू है और आगे आने वाले टाइम पे उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, लेकिन जो हिस्टोरिकल वैल्यू थी हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वही इंक्लूड कर रखी है, लेकिन जो हमारी जो मार्केट वैल्यू है आज है, थोड़े टाइम बाद हम वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड नहीं कर रखी है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो एसेट है कि हमारे पास कितना कुछ है हमारे बिजनेस में जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे लैंड पे, फर्नीचर पे, जो वो अंडर वैल्यू मतलब कि कम दिखाई जाती है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ज्यादातर मशीनरी में कम होती है कि अगर आप कोई अपने घर में भी मशीनरी लेते हैं तो टाइम आने में वो पुरानी होती जाती है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या होता है, इंक्रीज होती है। तो कभी कभी अंडर वैल्यूड भी दिखा देते हैं और कभी कभी और वैल्यू, जिससे कि हमारे अकाउंटिंग की जो एट द एंड प्रॉफिट या लॉस शो होता है वो कभी कभी गलत भी, एक्यूरेट रियलिस्टिक वैल्यू नहीं दिखाता। नेक्स्ट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग को आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने आपको क्लोथ परचेज करने हैं, तो क्लोथ परचेज करने हैं, जब आप क्लोथ परचेज करोगे तो आप देखोगे कि आपको कौन सी शॉप अच्छी लग रही है। तो शॉप जब आपको कोई 2-4 शॉप्स हैं मार्केट के अंदर और आपको एक में जाना है, तो आप देखोगे सबसे अच्छी शॉप आपको कौन सी लगी, अट्रैक्टिव कौन सी लगी, आप उसी शॉप के अंदर सबसे पहले जाते हो। कैसे? विंडो ड्रेसिंग के थ्रू। वो अपने मिरर में ही, मिरर के जो डोर होता है वहीं पे अपनी जो है ड्रेसेस जो है डिस्प्ले कर देते हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो आप उसी को देख के क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हो और वो शॉप के अंदर एंटर कर जाते हो। और उसके बाद जो सेलर होता है वो आपको इस तरीके से अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेता है कि वो आप खरीद लेते हो, राइट। तो ये सब क्या था, विंडो ड्रेसिंग की, मतलब बाहर से ही देखकर आप क्या होगे, अट्रैक्ट हो गए, मतलब बाहर से चीजों को ड्रेसिंग कर देना, अच्छे से शो कर देना, जो कि उसकी एक्चुअल पिक्चर थी भी नहीं। ठीक है, तो ये होता है विंडो ड्रेसिंग। अब आप अकाउंट्स के टर्म में देखिए कि विंडो ड्रेसिंग क्या है। विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैन्युपुलेटिंग अकाउंट्स, मतलब कि मैन्युपुलेट कर लिया। जैसे आपको कस्टमर्स को, आप जा रहे हैं कुछ खरीदने, उन्होंने मैन्युपुलेट कर लिया आपको बाहर से अच्छा अच्छा दिखाकर, चाहे उनके पास इतना कुछ ना भी हो, तो वो क्या होता है, प्रैक्टिस होती है मैन्युपुलेटिंग अकाउंट्स, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे डिस्क्लोज अ वेरी फेवरेबल पोजीशन दैन द एक्चुअल पोजीशन, मतलब कि बाहर से अकाउंट्स इतने अच्छे तरीके से बना दिए, चार्ट्स ये सब के थ्रू, और इस तरीके से दिखा दिया, शो कर दिया कि बहुत अच्छे से फेवरेबल पोजीशन है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है वो इतनी अच्छी है भी नहीं। ठीक है, तो जो डीप में उसको स्टडी करेगा उसी को पता चलेगा। तो ये क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है। For example, the purchase made at the end of accounting year may not be recorded और the closing stock में भी overvalue, मतलब कि जो आपने at the end of accounting year कुछ परचेज किया उसको तब ना दिखाकर नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड करके आपको दिखाया जाएगा कि ये अब हमने दिखाया है, तो ये क्या होगी, ओवर वैल्यू दिखा देते हैं। हम क्या करते हैं, ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू दिखा देते हैं अपने स्टॉक्स की। तो ये आपको क्या है, विंडो ड्रेसिंग का तरीका है। अगर आपको उन्हें ज्यादा दिखाना है तो एट द एंड जो आपने परचेज किया है वो आपको दिखा देंगे, और अगर आप उनको कम दिखाना है और हमारी सेल ज्यादा दिखानी है तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड कर देते हैं जो एट द एंड ऑफ उन्होंने परचेज किया होता है। तो ये सब क्या है, विंडो ड्रेसिंग का तरीका होता है। हेंस द करेंट डिसीजन कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक्यूरेट डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के वो नहीं लिए जाते उसके बाद, राइट। नेक्स्ट इज अनसुटेबल फॉर द फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है कि हमने फोरकास्ट करना है, अज्यूम करना है कि ये हो सकता है फ्यूचर में। एज अकाउंटिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस, मतलब कि
प्रेजेंट ट्रांजेक्शन के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन क्या होता है, फोरकास्ट करना है, फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के लिए कुछ फोरकास्ट करना है, तो हम न्यू पॉलिसीज बनाते हैं। फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन, ड्यू टू द न्यू पॉलिसी फ्यूचर अनसर्टेनिटी एटसेट्रा, फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर में अनसुटेबल फॉर द बिजनेस इन मैनी सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस में बहुत ज्यादा क्या होता है, अनसुटेबल रह जाते हैं ये अकाउंट्स, जबकि हम आज के प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, पॉलिसीज आएंगी नई नई, कभी कभी हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फोरकास्ट नहीं कर पाते अकाउंट्स को देख के, तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन होती है अकाउंटिंग की। तो इन सब लिमिटेशन को ध्यान में रखना पड़ता है हमें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, ताकि हम अपने बिजनेस एंटरप्राइज में कोई भी गलती ना करें। और अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से पहले इन सब लिमिटेशन को देखना पड़ता है, ताकि कोई भी इनएक्यूरेट जो है हमारे डिसीजन ना लिए जाए, और इनएक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन हमारे अकाउंट प्रोवाइड ना करें। राइट तो ये था हमारे आज के 3 टॉपिक्स, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। और ये पूरा का पूरा आज आपका जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और जिसने भी अपनी पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो पुरानी क्लासेस देख लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।